क्षेत्रफल में हम लोग सबसे पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज से संबंधित सारे सूत्रों को देखेंगे और फिर सवालों को देखेंगे। तो आप सभी यहाँ पे एक त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी, जिसमें जो बीसी है वो आधार है जिसका नाम बी दिया गया है, स्मॉल बी। और जो शीर्ष ऊपर आपको दिख रहा है ए, तो वहाँ से यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये ऊंचाई मिलेगा हमको एच। तो एच ऊंचाई है और ये बी क्या है, आधार है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट। अभी आप बोलोगे सर इसी को आधार बोलोगे क्या, इसको आधार नहीं बोल सकते क्या, इसको नहीं बोल सकते क्या? तो आप ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं है कि आप इसी को आधार लो, आप इसको भी आधार ले सकते हैं, फिर उसके संगत ऊंचाई जो है बदल जाएगी। जैसे मान लीजिए इसी त्रिभुज को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये एबीसी मैंने यहाँ पे बनाया। अगर आप बोलोगे सर मैं अगर इसको आधार लेना चाहूँ तो बेशक ले सकते हो, ठीक है। उस समय आपको हाइट यहाँ से यहाँ पे लंब डाल करके वो लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। लंब डालना है मतलब कि ये 90 इंच का कोण बनना चाहिए। अगर आप बोलोगे सर मैं अगर इसको आधार लेना चाहूँ तो उस समय हाइट ये वाली लेनी पड़ेगी, मतलब ये डिजाइन बनना चाहिए, आधार ऊंचाई। तो ये आधार लोगे तो ये ऊंचाई, ये आधार लोगे तो ये ऊंचाई। अभी हमने इसको आधार दिखाया तो ये ऊंचाई हो गया। ऐसा आपको समझना है, सोचना है, जानना है, सीखना है, क्योंकि उदाहरण के साथ साथ चित्र बदलते जाएंगे ना, आपको उसके हिसाब से काम करना है। तो समझ में आया कि नहीं है? आ गया। तो ये सूत्र हुआ क्षेत्रफल, इसको ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं डेल्टा। तो आगे चल करके हम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बड़ा बड़ा नाम लिखने के बजाय ये चिन्ह से काम चलाएंगे। तो डेल्टा मतलब होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अन्य सूत्र होते हैं, अगर मान लो आपको बेस हाइट, मान लो इनमें से कोई अगर एक चीज़ नहीं दी है और वो पता करना मान लो कठिन हो, बजाय इसके मान लो अगर आपको तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ कर दी हैं, तब उस स्थिति में हम किस तरह से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे जो त्रिभुज के 3 कोण हैं, ये जो शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी, शीर्ष सी, एक कोणों की मापों को भी हम लोग ए बी सी करके नाम दे देते हैं। और भुजाओं को किस तरह लिखा गया वो ध्यान से देखिए। ये कोण ए है तो कोण ए के ठीक सामने में जो भुजा दिख रही है वो भुजा ए, स्मॉल ए, ठीक है। भुजाओं को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ये कोण बी दिख रहा है तो कोण बी के ठीक सामने वाली भुजा को स्मॉल बी, और कोण सी के ठीक सामने वाली भुजा को स्मॉल सी। भुजाओं का नामकरण करने में अपना अलग महत्व है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब हम इसी क्षेत्रफल से संबंधित जब और सूत्र देखते हैं तो उस समय जो है कोणों की जब जरूरत पड़ती है तो उस समय बाकायदा ध्यान रखा जाता है कि आप कौन सी भुजा कहाँ लिखे हैं, कोण कहाँ लिखे हैं। तो ये वाला पैटर्न आप याद रख लो, कोण के सामने उसका भुजा लिखना है, ए बी बी सी सी, ऐसा। और सुनो, त्रिभुज का अर्ध परिमाप या उसको अर्ध परिमिति या उसको अपन बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या होता है पता है आपको? पहले तो देखो परिमाप क्या होता है। परिमाप मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास ज्यामितीय आकृति, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, वो जिस तरीके से ज्यामितीय आकृति बनी है ना, उसके चारों ओर की लंबाई, घेरे की लंबाई। अब त्रिभुज अगर इस रूप में है तो समझ लीजिए तीनों भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, टोटल जो, उसको बोलते हैं परिमाप। तीनों भुजाओं की लंबाई के योग को परिमाप बोलते हैं। और उसको आधा करोगे तो अर्ध परिमाप मिलेगा। ये देखो, ये a प्लस बी प्लस सी मतलब क्या है, तीनों भुजाओं का योग है ना भाई। और 2 से भाग करोगे तो ये अर्ध परिमाप मिलेगा। अगर सिर्फ a प्लस बी प्लस सी कोई पूछे तो आप बोलेंगे परिमाप। अगर यही परिमाप मेरे को पूछेगा सर चतुर्भुज में परिमाप कैसे निकालेंगे, तो चारों भुजाओं का योग है नहीं। परिमाप मतलब उसके बाउंड्री है, जो घेरा, जिस तरीके से वो घिरी हुई है उसकी लंबाई। कोई मेरे को पूछेगा सर वृत्त का परिमाप क्या है, तो इस पूरे की लंबाई, इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। परिमाप समझ में आया किसको बोलते हैं? और ये आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप, इसको अर्ध परिमिति बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। और क्षेत्रफल का एक अन्य सूत्र, तो बोलोगे सर ये सूत्र कब अप्लाई करेंगे? तो जब आपको तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी होंगी तब आप ये सूत्र से बहुत आसानी से बना सकते हैं। वर्गमूल एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस पहले निकालना पड़ेगा इस सूत्र की मदद से। नहीं समझ? हाँ, अर्ध परिमाप निकालना है आपको। एस क्या है? अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति इसको बोलेंगे। अब और एक आप आगे बात सुनिए। त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। उन प्रकारों के बारे में देखते हैं और उनके क्षेत्रफल के लिए एक सरल सरल सूत्र है, उनको अपन याद रखते हैं। सबसे सरल और सबसे बढ़िया, सबका पसंदीदा
जो त्रिभुज है आपको भी अच्छा लगता होगा, समबाहु त्रिभुज, इसमें बहुत सरलता से काम हो जाता है। तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों कोण बराबर हों। ठीक है, मान लो मैं इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC, तो तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर। अब तीनों कोण बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होना है। तो 180 होने के लिए तीन बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो 60-60 होगा। इस प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है, और क्योंकि प्रत्येक कोण बराबर है और इसलिए इसमें प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है। तो मैं तीनों भुजाओं का नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होती है तो ए हो गया। अब क्या किया जाएगा सर? तो अब आपको इसमें डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखो आप, एकदम डायरेक्ट। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र डेल्टा बराबर √3/4a²। एकदम एक लाइन में आपसे ये सूत्र मतलब लगा के आंसर लाना है आपको सीधा, बहुत सरल काम है। ठीक है, अगर आप यहाँ से सम्मुख शीर्ष से यहाँ पे ऐसे लंब डाल के इसकी अगर ऊंचाई देखना चाहें, ठीक है, ये ऊंचाई शीर्ष से एक सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर देखना चाहें तो √3/2a। तो इसको भी आप याद रख लो। हाँ, ये ऊंचाई के लिए सूत्र है। ठीक, ये ऊंचाई के लिए सूत्र हो गया। हाँ, और तो और यहाँ पे ना आप वो वाला सूत्र से भी अगर मान लो क्षेत्रफल निकालना चाहें तब भी आंसर उतना ही आएगा। देखो तो बोला क्षेत्रफल का और एक और सूत्र जो हमको पता है, पहले क्या पढ़ा है हमने, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो तो जरा, अब बेस किसको बोलेंगे? अगर आपने सर हाइट इसको ले लिया तो ये बेस हो जाएगा, और यहाँ बेस की लंबाई खुद a है। पहले जो त्रिभुज हमने लिया था उसके बारे में हमको पता नहीं था कि सर समबाहु है कि नहीं, इसलिए हम लोग तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग लिखे थे। लेकिन इसको तो हमने कह दिया है कि ये क्या है, समबाहु है, तो तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर। तो ये जो आधार दिख रहा है वो भी क्या हो जाएगा, a। यहाँ लिखूँ b की जगह मैं लिखूंगा a, बेस की जगह a हो गया। a क्या है, हाइट। हाइट के लिए सूत्र याद रखो क्या है, √3/2 इंटू ए। तो a² हो गया, √3 हो गया, नीचे 2 दूनी 4 हो गया, आखिर वही वाला सूत्र बन गया ना। तो इस तरीके से भी निकालोगे आप तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वही आएगा। समबाहु के लिए कह रहे हैं ना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, घबराने की बात नहीं, बहुत सरल चीजें हैं। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं आप सभी को पता होगा, हाँ बताओ। वेरी गुड, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। ABC समकोण त्रिभुज कहलाएगा यदि कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, और दो कोण 90 अंश के हो गए तो शांत हो गए सब लोग। हाँ, वाह, सब थोड़ी बोलेंगे। बताइए बताइए। बताइए। बताइए बताइए। हाँ, अब थोड़ा सोचने पे आंसर दिया आपने। दो गुण 90 अंश हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों को मिला के 180 होना होता है। यदि दो लोग 90 हो गए तो 180 ऐसी हो गया, तीसरा कोण बनेगा ही नहीं ना फिर। तो त्रिभुज कैसे बन पाएगा है? त्रिभुज बनने के लिए तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो दो कोण नहीं हो सकते ना 90 अंश। इसका अर्थ क्या है कि अगर एक 90 है तो ये दोनों 90 से कम है। हाँ, और इन दोनों का योग 90 होगा, तभी दोनों का योग 90 और फिर ये 90, तो 180 ऐसा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो अगर आप इसका भी क्षेत्रफल जानना चाहें बहुत सरल काम है। सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण, लंब, आधार जो आप पढ़े हैं ना, ये सब चीजें समकोण त्रिभुज में ही होती हैं। 90 अंश के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। आधार और लंब जो है वो तय किए जाते हैं कि आप कोण किसको देख रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़े ना कोण थीटा, तो अगर कोण थीटा में इधर लिखता हूँ तो उसको मैं लंब मानूंगा,
ये आधार हो जाएगा। अगर मैं कोण थीटा इसको लिखता हूँ, इस कोण को कंसीडर करता हूँ, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब आधार जो है वो परिवर्तनीय होते हैं, कोण के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन कर्ण फिक्स रहता है 90 के सामने वाला। या यूँ कहिए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा वो कर्ण कहलाता है। अगर हम इसको आधार कह रहे हैं बी, ठीक है, और ये हाइट है, तो सूत्र वही लगेगा हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट। इस तरीके से उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ये सूत्र तो ऑलराउंडर है, इसमें उसमें इसमें किसी भी त्रिभुज के लिए ये लगेगा, ये किसी भी त्रिभुज के लिए मान्य है, ठीक है, ये भी किसी भी त्रिभुज के लिए मान्य है, ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अभी हम देखते हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में देख लेते हैं। किसको बोलते हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त? ध्यान दीजिएगा, बहुत गजब चीज है। ओके, चले चले मिटो इसको, कहीं डाउट? अभी देखो, सूत्र पहले अच्छे से समझ लो, सूत्र समझने के बाद सवालों की सीरीज चालू होगी, तब आपको इन सूत्रों का इस्तेमाल करना है। सूत्र बड़े हैं भी नहीं, एक एक बार में याद हो जाएंगे, मेरे को तो लगता है याद भी हो गए होंगे, पूछूंगा फिर बताइएगा आप लोग। डेल्टा त्रिभुज के क्षेत्रफल, जैसे यहाँ डेल्टा लिखा है ना, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा पहले आप निकालोगे। जैसे देखो, मान लो अगर आपको, सबसे पहले देखते हैं अंतःवृत्त क्या है। किसी त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को टच करते हुए, इंटरसेक्ट नहीं, सिर्फ टच करना है। इंटरसेक्ट मतलब इस तरह से हो गया, तो कट करके आर पर नहीं होना चाहिए, सिर्फ टच करके जो वृत्त गुजरता हो तीनों भुजाओं को जो स्पर्श करता हुआ वृत्त है और त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, तो उसको अंतःवृत्त बोलते हैं। और अगर त्रिभुज के बाहर तीनों उसके जो कोने हैं यानी शीर्ष हैं, उनको टच करता हुआ अगर कोई वृत्त बना है तो उसको परिवृत्त बोलते हैं। परि मतलब चारों ओर, तो चारों ओर जो बाहर तरफ से जो वृत्त बना है, बाह्य वृत्त भी बोल सकते हो, परिवृत्त बोलते, ठीक है ना। और क्योंकि ये अंदर बना है इसलिए, और ये बाहर बना है, तो दोनों का नाम मैंने अलग इसको स्मॉल आर बोल दिया। याद रखने की दृष्टि से आप समझ लो कि अंदर बना है तो स्मॉल आर, बाहर बना है तो कैपिटल आर ऐसे। और दोनों ही वृत्तों की त्रिज्याओं के लिए हमने सूत्र लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मान लो अंतःवृत्त दिया हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर ज्ञात करनी हो तो उसका है डेल्टा बटे एस। डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको निकालना पड़ेगा। अगर प्रश्न में नहीं दिया हो तो पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, और बटे में एस। एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति, यानी तीनों भुजाओं का योग का आधा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, वो निकालोगे, फिर मान रखोगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का उत्तर आ जाएगा। परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाए हैं, और इसका सूत्र है एबीसी बटे 4 डेल्टा। एबीसी दिया रहेगा, तीनों भुजाओं का मान दिया रहेगा। मान लो नहीं दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ क्लू दिया रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरा नहीं दिया है, तो उसको निकालना पड़ता है, कुछ ना कुछ क्लू रहेगा आपके पास। सवाल में अगर पर्याप्त डाटा नहीं होता, हाँ वो तीनों दिया रहेगा तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, डेल्टा भी निकल जाएगा, मान रखना है, परिवृत्ति की त्रिज्या आ जाएगा। अगर मान लीजिए, हाँ हाँ, अगर मान लीजिए आपका त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज हमने भी बनाया है, ठीक है, ये पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, तो ये जो सूत्र है वो किसी भी त्रिभुज के लिए सत्य है। लेकिन अगर त्रिभुज समबाहु हो तो ये सूत्र और सरल रूप में हमको इस रूप में मिलते हैं, देखो। हालांकि समबाहु त्रिभुज के लिए भी आप ये सूत्र लगा सकते हो, लेकिन हमको पता होता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं, तीनों कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ मान रख रुका के सिंप्लीफाई करके आपके सामने दो सूत्र और हैं कि अगर आपके पास अगर प्रश्न में दिया हुआ त्रिभुज मान लो समबाहु है, तो ये झमेला न पाल करके आप डायरेक्ट इस सूत्र में मान रखें, अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए स्मॉल आर बराबर a/2√3, और 2 को हटा दो, बस a/√3 करोगे तो परिवृत्ति की त्रिज्या। समझ में आया कि नहीं है? ये तीनों इसकी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजा, तीनों भुजा बराबर बराबर रहती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर। अच्छा एक बात बताओ, एक मस्त वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, एकदम सरल सा कंसेप्ट है,
ठीक है, देखो जैसे त्रिभुज है, मान लो ए बी सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मान लो मैं BC का मध्य बिंदु, एग्जैक्ट मध्य बिंदु लिया हूँ, ये एकदम मध्य बिंदु है मान लो BC का, और उसको A से मिलाता हूँ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मध्यिका। क्या बोलते हैं? मध्यिका। यानी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड, उसको बोलते हैं मध्यिका। मिलाने वाली जो लाइन है, कहाँ से मिलाना है आपको? शीर्ष से, कोई भी एक शीर्ष पकड़ लो और सामने वाली भुजा के बीच वाले पॉइंट को मिलाना है। तो आप बोलोगे सर वैसे तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो यस बिल्कुल, ठीक है, ये ऐसे बनाना, उसके बाद क्या बनाना, ये ऐसे करना। तो मैं आपको जो बताने वाला जो मेरा कंसेप्ट था वो ये था कि अगर आप ऐसे तीनों मध्य का बनाओगे तो वो तीनों जो है एक बिंदुगामी होती है, यानी कि एक बिंदु से होकर गुजरती है। ये अब एक और मस्त बात सुनो। अच्छा, ये जहां पर तीनों एक दूसरे को काटी हैं, आपको क्या लगता है कि वो मध्यिकाओं को आधा आधा बांट रहे हैं? क्या ये जैसे ये वहां यहाँ पे कट किया, तीनों एक दूसरे को यहाँ पे कट किए, तो क्या ये आधा 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 हिस्सा है क्या? नहीं। दिख रहा है क्या आधा आधा? नहीं। तो कितना हिस्सा है? तो याद रखना, एकदम महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि तीनों जो मध्यिकाएं हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, तीनों एक दूसरे को जहाँ काटती हैं, वो बिंदु जो है मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो ये वाला लंबाई ये इसका डबल है, ये 2:1, ये 2:1 तीनों में, तीनों माध्यिकाओं में। मतलब ना, जहां पे एक दूसरे को कट किए ना उन लोग, तो मध्यिका के उधर और इधर वाला हिस्सा बराबर नहीं होता, बल्कि एक हिस्सा दूसरे का क्या होता है? डबल होता है, डबल। 1:2। नीचे से देखोगे तो 1:2, अगर ऊपर से देखोगे तो 2:1। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत इधर देखो, ये क्या ये बराबर दिख रहा है क्या? अच्छा चलो, आपको अगर ये मजा नहीं आ रहा तो त्रिभुज को थोड़ा सा, नहीं आएगा। देखो देखो ऐसे देखो, इसको देखो, ये त्रिभुज को देखो, चलो ठीक है, अब आपको एकदम क्लियरली दिखेगा। चलो मिलाओ, क्या क्या करना है अपने को? शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाना है। इस भुजा का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा बताओ? लगभग यहाँ होगा, और इसको मिलाओ आप, ये एक मध्यिका बन गई। दूसरी मध्यिका क्या होगी बताओ? इसका मध्य बिंदु पकड़ो, ये पकड़ा के मध्य बिंदु, ये ऐसे हो गया। इसका मध्य बिंदु पकड़ो, यस। अब देखो, क्या क्या इधर वाला हिस्सा बराबर दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा। तो क्या क्या रिलेशन होता है उनमें? 2:1 का रिलेशन होता है। इसको देखो, ये जो मध्य बिंदु है और ये वाली मध्यिका देखो, ये वाली मध्यिका, ये वाली मध्यिका देखो, क्या इतना बड़ा टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है क्या? नहीं है। तो क्या रिश्ता है उनमें? 2:1 का रिश्ता है, 2:1। याद रखिएगा इस बात को। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, 2:1 में विभाजित करते हैं। ज्यादा बड़ा वाला 2, नीचे वाला छोटा वाला 1। हाँ, ये तो ऐसे लिखना है बस कि त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर जहां कट करती हैं, वो बिंदु उन मध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। तो हम बढ़े आगे। मतलब अगर मैं इसको, जो केंद्रक है, अगर उसको मैं जी बोलूं, क्या बोलूं? जी। तो और इसके जहाँ पे मैं खींचा हूँ, उस बिंदु को बोल देता हूँ DEF बोल देता हूँ, ठीक है। तो बताओ AG/GD कितना होगा? AG/GD होगा 2/1, क्योंकि ये 2 है, ये 1 है, तो 2:1 होगा ना भाई। अनुपात कैसे लिखते हैं? ऐसे आप इनके लिए भी लिख सकते हो। इनके लिए मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, CG/GE वो भी 2/1 होगा, BG/GF वो भी 2/1 होगा, ऐसे। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बचपन में वो पढ़े होंगे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसको अपन थेल्स प्रमेय बोलते हैं। नहीं पढ़े? तो देखो थेल्स प्रमेय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा।
मान लो कोई त्रिभुज है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या उसी को अपन क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। वो थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं आपको बताऊं? जैसे मान लो कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। आप किसी भी भुजा के समांतर कोई लाइन खींचो, मान लो BC के समांतर में एक लाइन खींचता हूँ, समांतर समझ रहे हो ना, तो वो रेखा अन्य जो दो भुजाएं उनको दोनों को काट रही है, ठीक है। और मैं कैसी लाइन खींचा हूँ? समांतर। तो ये जो काटी है ना, तो ये अनुपात बराबर रहेगा, अर्थात इतना अनुपात इतना, मान लो इसका नाम देता हूँ मैं DE, तो ये समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। मतलब फिर से एक बार सुनो, अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए और वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन जिन बिंदुओं पर कट करती हैं, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस। दिख रहा है कि क्या लिखा है? AD बटा DB AE बटा EC। तो समांतर कैसे होगा फिर? मतलब समांतर खींचना चाहे कहीं खींचो आप, मतलब ना आड़ा तिरछा नहीं खींचना है, आड़े तिरछे नहीं खींचना है। हाँ, ये ऐसा खींच दो ना, चलेगा। देखो भाई, ये हिस्सा बड़ा हुआ तो ये भी हिस्सा बड़ा हुआ ना, अनुपात तो सेम रहेगा ना भाई। देखो, इतना अनुपात इतना, तो इतना अनुपात इतना, इधर का ये टुकड़ा बढ़ गया तो उधर का वो टुकड़ा बढ़ गया, अनुपात सेम रहेगा, है नहीं भाई? अनुपात अभी मान लो, चलो 20 से खींचा तो बोलोगे आधा आधा है। मान लो इधर खींचा, हाँ मान लो नीचे से खींचा, तो मान लो ये टुकड़ा इसका तिगुना हो गया। मान लो एक बात की बात क्या हो गया, तिगुना। ये तिगुना ऐसे तो भैया उधर भी तिगुना हो जाएगा, तो हमको दोनों तरफ जो रेशियो है वो बराबर मिलेगा। और वहाँ वो कैसे बराबर रहेगा? ये लाइन तो कहीं भी खींची जा सकती है ना, है नहीं भाई? इधर का रेशियो और इधर का रेशियो बराबर रहेगा। और एक गजब बात, मस्त वाली बात, मान लो सच में अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या होगा? उस स्थिति में ये दोनों लंबाइयां जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। अगर आप बीच से लाइन खींच रहे हो तब ये दोनों बराबर हो जाएगा, 1:1 1:1, दोनों आधे आधे हो जाएंगे ना। मान लो ये 10 है तो ये भी 10, तो 10 मतलब कट के 1 1 हो जाएगा ना। ऐसा मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अब इसका उल्टा बोलने का मतलब क्या है सर? थेल्स प्रमेय का विलोम यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम, वो क्या है वो भी सुनो। सो मिटा दो मैं, देखो, मान लो कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है और ये कोई रेखा है। मेरे को नहीं पता ये रेखा इसके समांतर है कि नहीं, मेरे को अभी नहीं पता। आप बोलोगे दिख तो रहा है, मान लो आड़ा तिरछा भी खींच लेता हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। अभी मैं मतलब मेरे को नहीं पता ये समांतर है कि नहीं, लेकिन उस रेखा की क्वालिटी क्या है वो सुनो। रेखा खींचा हूं मैं, अब उस रेखा की क्वालिटी क्या है कि ये रेखा जिन दोनों भुजाओं को कट करके जा रही है तो वो भुजाएं आपस में समानुपात में बढ़ जाती है। मान लो D और E, तो AD बटे DB और बराबर AE बटे EC। फिर से मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लो कोई त्रिभुज है और कोई रेखा सट से कट के जा रही है, और किस तरीके से कट कर रही है कि ये उनको इन अनुपात मतलब समान अनुपात में बांट के जा रही है, तो निश्चित रूप से वो रेखा इसके क्या होगी? समांतर होगी। इसमें अपन क्या खींचे, इसमें अपन क्या देखें कि अगर कोई रेखा किसी भुजा के समांतर खींची जाती है, मतलब इसमें रेखा पहले से समांतर ले रहे हैं तो दिख रहा है, तो पता चल रहा है कि हाँ ये अनुपात बराबर है। और इसमें क्या देखने अपन कि हाँ अगर कोई रेखा ऐसी है जो उनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो निश्चित रूप से वह रेखा इसकी क्या होगी? समांतर होगी। दोनों बातें उल्टी है, पता है। तो उसमें क्या बोले अपन, उसमें पहले मैंने क्या किया, मैंने रेखा समांतर लिया, तो मुझे क्या मिला कि अगर मैं किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींचता हूँ तो वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और अगर मैं कोई ऐसी लाइन, इसका उल्टा बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं ऐसी लाइन खींचूं
जो समानुपात में विभाजित कर रही है, तो गारंटी के साथ वो इसके क्या होगी, समांतर होगी। इसमें पहले समांतर रेखा खींचा और बाद में बताया कि हाँ समांतर रेखा खींचोगे तो समान अनुपात में विभाजित करता हुआ मिलेगा। और इसमें क्या है, अगर समान अनुपात में विभाजित करती कोई लाइन खींचोगे तो समांतर हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है, दोनों बातें जो है तो वो उल्टा भी उतना ही सच है, तो इसको आप याद रखिएगा। नहीं समझ में आया क्या? अब मिड पॉइंट थ्योरम एक और होता है। मिड पॉइंट यही है, अगर मान लो ये बिंदु बीच एकदम एग्जैक्ट वाला हो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, आप दो भुजाओं के एकदम मध्य मध्य बिंदु को अगर आप मिला रहे हैं, एकदम बीच वाला बिंदु, इसका भी बीच वाला बिंदु को आप मिला रहे हैं, तो दो बातें क्लियर हैं। दो बातें कौन कौन सी क्लियर है, ध्यान से देखो कि अब जो ये भुजा बनी है, जो मतलब अब ये जो रेखाखंड आपको दिख रहा है डीई, वो जो है इसके समांतर रहेगा, वो तो तय है, क्योंकि आप मध्य मध्य बिंदु को मिलाए हैं। मध्य बिंदु मिला रहे हैं मतलब 1:1, 1:1। तो डी जो है वो बीसी के समांतर भी होगा और बीसी से आधा भी होगा, जस्ट आधा है ये। डी जो है वो बीसी का क्या है, जस्ट क्या है, आधा है। इसको आप याद रखना, कंसेप्ट याद रखना। ये सब जो है प्रूफ ना, वो सब कक्षा 10वीं और 9वीं की किताबों में आपको मिल जाएगा, ये सब 9वीं 10वीं की बुक में पढ़े। लेकिन ये कंसेप्ट याद रखना, सवाल बनाते समय हमको काम आएगा। क्या कंसेप्ट बताया मैंने आपको, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच बीच वाले बिंदु को मिलाओगे तो जो बनेगा डी, वो तीसरी सामने जो उसकी भुजा है जिसके वो समांतर भी मिलेगा और उसका आधा भी होगा। डी बी सी का आधा है, एकदम याद रखना, ये इसका आधा ही मिलेगा आपको। एक और चीज सुनो, एक और कंसेप्ट सुनो, ध्यान से देखिएगा। एक और कंसेप्ट है, अगर मान लो किसी त्रिभुज के मध्य मध्य बिंदुओं को मिला करके एक नया त्रिभुज बनाओगे, देखो ये त्रिभुज है, देखो, और इसके बीच बीच वाले बिंदु को मिलाओ, 1 2 3, बीच बीच वाले बिंदु को मिलाए, अब मिलाने से नया त्रिभुज बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा हो जाता है। कितना हिस्सा हो जाता है? अब देखो ना, 4 भागों में नहीं पड़ गया क्या? नहीं बेटा, पूरा त्रिभुज कितने भागों में पड़ गया? 4 भागों में पड़ गया, ये उसका चौथा हिस्सा हो जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, सवालों में काम आएंगे, ठीक है। पहले को कैसे बनाया आपने बताइए। पहला सवाल देखो सभी ध्यान से, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h दिया है 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप बोल रहा है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप बताओ, ऊंचाई अगर आपको पता है 12 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज है, अब भी मैं आपको पता है ऊंचाई का सूत्र, वेरी गुड, √3/2 a। हाँ हाँ, 12 h की जगह 12 लिखते हैं, ये a का मान कैसे निकलेगा, 12×2 = 24, 12×2 = 24 बटे √3, ऐसे आएगा ना। हाँ, तो ये a का मान निकला। और परिमाप क्या होता है बताओ, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, 3a, a का मान रखोगे, 3 को लिख सकते हो आप √3 × √3, और एक एक √3 कट जाएगा, 24 √3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये परिमाप आ गया, ठीक है ना। आप बताओ दूसरा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 a², और वो कितना दिया हमारे पास, 25√3। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a², वो 25√3 दिया, √3 कट जाएगा, 4 इधर गुणा हो जाएगा, 25 × 100, a का मान आ जाएगा कितना, 10। प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 आ गया, यहीं से आ गया, यहीं आ गया, दूसरा भी बन गया। चलो तीसरा बताओ, तीसरा कैसे बनेगा? भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 x², क्योंकि भुजा x बोल रहा है ना, तो a की जगह x लेना,
और अनुपात याद करना है किससे, भुजा एक्स वाले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, खट जाएगा √3/4 आंसर आ गया, है नहीं, एक्स स्क्वायर खट गया और √3/4 बचा है, यही अनुपात है। चौथा सवाल कैसे बनाओगे बताओ। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो एबीसी समबाहु त्रिभुज है। आप क्या बोल रहे हैं, पी क्यू और आर क्रमशः एबीसी एबी बीसी और एसी भुजाओं के मध्य बिंदु है, यानी किन किन के मध्य बिंदु है, और इनको मिला करके नया त्रिभुज बना है पी क्यू आर बना है। आपको भी बताया था मैं कि अगर इस तरह से आप त्रिभुज बनाओ कि तो कितना होगा, 1/4। तो पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, मतलब √3/4 होगा, समझना ना भाई, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल हो गया। भुजा की लंबाई दिया है क्या, नहीं दिया। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है, तो √3/4 ये किसका क्षेत्रफल निकाले हो, बड़े वाले का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाले। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी है ना भाई, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना हो गया, √3/4 ए का मान कितना दिया है प्रश्न में, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर लगा दोगे आप, एक तो 4 कट जाएगा, 4√3 आ जाएगा, नहीं समझ में आया क्या। तो अगर ये एबीसी का क्षेत्रफल 4√3 है, तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये तो 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, 1/4 होता है ना, तो ये 1/4 और एबीसी का एरिया कितना लाया, 4√3, 4 कटेगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया कैसे हुआ, 1/4 होता है ना, जो अंदर कुछ त्रिभुज बना है, जो बड़े त्रिभुज के बीच वाले मतलब भुजाओं के बीच बिंदुओं को मिलाया गया है, तो चौथाई होगा, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लिए फिर इसमें मान रख दिए।